हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को लास्ट एवी को देखना है नॉन फाइनाइट से रिलेटेड। अभी मैंने आप लोगों को एक वॉइस मैसेज किया था कि अगर मैं आपको सिर्फ इसके पीडीएफ फॉर्म में आंसर दे दूं तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का ये जवाब आया कि नहीं सर, एक्सप्लेनेशन चाहिए और वीडियो चाहिए। तो मैं ये सोच रहा था कि इतने सारे बच्चे और जिनकी तैयारी ठीक ठाक है वो भी एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो मैंने जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देखना शुरू किया, क्योंकि मैंने जब आप लोगों के लिए ये लेक्चर तैयार किया था तो आप ही के एक कलीग से कहा कि आप मुझको क्वेश्चंस प्रोवाइड करो, और उसने मुझको पीडीएफ दिया इसका क्वेश्चंस का कि सर ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, और मैंने आपको वो क्वेश्चंस दे दिए। मगर इसका जो लास्ट पोर्शन मैंने देखा जो कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाला है, वो सच में एक्सप्लेनेशन डिमांड कर रहा है, और आपको हो सकता है मुश्किल हुई उनको करने में। मैं ये सोच रहा था कि ये पीडीएफ सर ने नए स्टूडेंट्स को भी दिया है तो उनको समझाना हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाए हमारे लिए। मगर चलिए, क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, आप लोग क्वेश्चंस अपने सामने रखिए, एक एक क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन डिमांड कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छा है। आई होप आपने मेरा प्रोवाइड किया हुआ नोट्स जो कि नॉन फाइनाइट पर लास्ट था उसको ठीक से पढ़ा होगा। मैंने आपसे ये भी कहा था कि मुझको आप पूछ सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो, आपने कुछ पूछा तो नहीं, तो मैं मान के चला कि आपको चीज़ें समझ में आ गई। फाइन, सो एक एक क्वेश्चन को हम लोग एक एक डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था, वी गो देयर विद अ व्यू टू स्टडी साइंस। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और मैंने आपको ये नोट्स में दिया भी हुआ है। विद अ व्यू टू एक फ्रेज है, और फ्रेज के बाद हमेशा आपको जिरंड का यूज करना है ना। विद अ व्यू टू के बाद आपको बोलना चाहिए स्टडीइंग। दूसरा क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट क्लेम टू डिस्कवर क्योर फॉर एड्स एंड द मेडिसिन विल बी पुट ऑन सेल वेरी सून। ये क्वेश्चन एक्चुअली नॉन फाइनाइट का नहीं है और सीधा सीधा फाइनाइट का क्वेश्चन है, और वर्क की फिफ्थ फॉर्म अगर आप देखो तो साइंटिस्ट के साथ डायरेक्ट आपने लिखा है क्लेम, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, और यहाँ पर आपको वर्क की फिफ्थ फॉर्म यानी कि क्लेम्स करना चाहिए। ये क्लेम यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस बना रहा है, तो आई थिंक ये बहुत ही ईजी है। थर्ड देखो, शी विश to continuing her studies abroad since she will have various opportunities to continue her research in her interested field। इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि बहुत से वर्ब्स हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव, बहुत से वर्ब्स हैं जिनके साथ जीरंड, और इसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। विश, वांट, रिक्वायर, इन सब वर्ब्स के साथ हमेशा इन्फिनिटिव का यूज होता है। शायद जो मैंने आपको लिस्ट बताया है या दिया है उसमें वांट वर्ड नहीं है, विश वर्ड है, रिक्वायर वर्ड है, वांट वर्ड नहीं है। आप उसको बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर वांट के बाद आपको देना चाहिए इन्फिनिटिव, तो होना चाहिए सेकेंड पार्ट में टू कंटिन्यू। फोर्थ आ जाओ, हिज ओनली मोटिव वॉज टू फाइंडिंग द ट्रुथ एंड फॉलो इट। इसमें आप आंसर को दो दो तरीके से देख सकते हैं। पहले तो आप देखिए कि पैरेलल कंस्ट्रक्शन भी आपको हमेशा हेल्प करेगा। पैरेलल कंस्ट्रक्शन का मतलब कि अगर आप सेंटेंस को जोड़ रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से और हर चीजें सेम, तो आपको अगर इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव से ही दूसरा सेंटेंस बनाना है। पहला क्लॉज अगर आपने जिरंड से बनाया है तो आपको जिरंड से ही बनाना चाहिए। दो दो है। पहले तो आप अगर देखिए एंड फॉलो इट, तो अगर एंड के बाद जो आपका फॉर्म चल रहा है वो है फॉलो, इसका मतलब ये टू फॉलो ही लिखा होगा, और टू आप जानते हैं एंड और के साथ होता है तो हम लोग कॉमन लेते हैं, तो टू फॉलो होगा, तो इसका मतलब वॉस के साथ टू फाइंड होना चाहिए। वैसे भी आपने रूल्स में पढ़ा हुआ है कि ऑब्जेक्ट की प्लेस पर जिरंड और इन्फिनिटिव
दोनों का यूज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब है वो मेन वर्ब नहीं है, इसलिए आप वर्ब से नहीं पहचान पा रहे हैं कि कुछ वर्ब्स के बाद जीरन और कुछ के बाद इन्फिनेटिव। तो ऐसे भी हेल्प हो रही है आपकी। हिज ओनली मोटिव वॉज, वॉट वॉज द मोटिव, वॉज, देन टू फाइंड एंड टू फॉलो, और इसमें फॉलो के साथ का टू कॉमन लिया हुआ है। फिफ्थ में आ जाइए, टू अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर अ गुड डिक्शनरी इज नेसेसरी। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। याद कीजिए, मैंने आपको जब पढ़ाया था अपना लेक्चर, तो उसमें मैंने आपको जिरेंड और पार्टिसिपल का डिफरेंस देते हुए एक एग्जाम्पल दिया था, है ना। कुछ ऐसा एग्जाम्पल था कि वॉकिंग ऑन द रोड साइड वॉज अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस। वॉकिंग ऑन द रोड साइड, ये पूरा एक फ्रेज हो गया, वॉज अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस। तो यहां पे सेंटेंस वॉज से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ये वॉकिंग क्या था, नाउन था, जीरेंड था, है ना। वॉकिंग ऑन द रोड साइड ही पिक्ड अप द स्टोन्स। अब देखिए यहां पर वॉकिंग ऑन द रोड साइड के फौरन बाद क्या आ रहा है, ही। ये डैंगलिंग पार्टिसिपल याद कीजिए। तो क्योंकि यहां पर तुरंत नाउन आ रहा है, इसका मतलब अब की बार वाला जो वॉकिंग है वो पार्टिसिपल है, ठीक है। इस सेंटेंस को देखो, टू अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर, है ना। मैं लिखकर आपको बताऊं, अगर हम सेंटेंस को ऐसे करते, इसके बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता, जैसे टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश बेटर वॉज माई गोल। व्हाट वॉज योर गोल, टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश बेटर। अब यहां पर टू अंडरस्टैंड क्या हो जाएगा, एट द प्लेस ऑफ नाउन, है ना। मगर इस सेंटेंस में देखो, टू अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर के फौरन बाद क्या आ रहा है, अ गुड डिक्शनरी आ रहा है ना। इसका मतलब कि फिर हमको टू अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर को मानना पड़ जाएगा इन्फिनेटिव, फाइन। और वो कौन सा इन्फिनेटिव, जो कि बेटर की व्याख्या कर रहा हो, फाइन। या फिर आप अगर देखो, टू अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर अ गुड डिक्शनरी, तो ये डैंगलिंग हो जा रहा है कि कौन इंग्लिश को बेटर अंडरस्टैंड कर रहा है, फाइन। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि टू अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर का करेक्ट नाउन या प्रनाउन इससे पहले या इसके फौरन बाद देना पड़ेगा सेंटेंस को कवर अप करने के लिए, फाइन। अगर हम इसको ये कर दें, फॉर राम टू अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर इज नेसेसरी, फाइन। सो आपको टू अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर के तुरंत पहले या तुरंत बाद उसका करेक्ट नाउन या प्रोनाउन देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ये पार्टिसिपल यानी कि यहां पर ये एडजेक्टिव की व्याख्या करने के लिए आ रहा है, अगर आपने बेटर को माना है तो, क्योंकि फौरन बाद इसके फिर एक नाउन, है ना। और अगर आपने ऐसे किया तो ये एक गुड डिक्शनरी की व्याख्या मान ली जाएगी कि एक गुड डिक्शनरी की व्याख्या है कि टू अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर, इसका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है, फाइन। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। आप इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल सकते हो, स्ट्रक्चर बदल सकते हो तो सेंटेंस करेक्ट कर सकते हो, मगर स्ट्रक्चर बदलने में आप देखो, अगर हम ऐसे बोले, अ गुड डिक्शनरी इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर, फाइन। तो देखिए मेरी वो बात हो जाएगी जो मैं आपसे कह रहा था, अ गुड इंग्लिश इज नेसेसरी
good English is necessary to understand English. A good dictionary, I'm sorry, not a good English. A good dictionary is necessary to understand English better. फाइन. अब आप देखो टू अंडरस्टैंड जो है ये एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये दूसरा स्ट्रक्चर बना दिया आपने सेंटेंस का. मगर इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में टू अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर को आप डैंगलिंग इन्फिनिटिव बोलोगे. क्या बोलोगे? डैंगलिंग इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव तो है, मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिटिव जो है वो एडजेक्टिव की व्याख्या भी कर सकता है, मैंने आपको लिखाया है, आपको याद होगा. तो अब ये व्याख्या जो कर रहा है वो डैंगलिंग हो जा रहा है, अनअटैच्ड हो जा रहा है, क्योंकि ये व्याख्या करने लग रहा है अ गुड डिक्शनरी की. फाइन. और आपको किसी नाउन या प्रोनाउन को देना पड़ेगा जिससे ये करेक्ट अटैच हो. तो आपको देना चाहिए फॉर हिम टू अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर, फॉर राम टू अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर. फाइन. चलिए उसके बाद क्वेश्चन देखिए. द सडन नॉइज फ्राइटेंड द बेबी and made it to cry. Made, let, told. फाइन. इन सेंस का अगर एक्टिव वॉइस में यूज हो रहा है तो ये अपने साथ बेर इन्फिनेटिव लेते हैं, ना कि सिंपल या फुल इन्फिनेटिव. तो टू क्राई के प्लेस पर सिर्फ क्या होना चाहिए? क्राई. 7th क्वेश्चन. द टीचर हैज टुक. बहुत ही बेसिक है, ये है तो पास्ट पार्टिसिपल का, मगर याद कीजिए मैंने आपको बहुत ही क्लियर पढ़ाया है कि पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट टेंसेस में भी आता है. पास्ट पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव के यूज के प्लेस पर भी यूज होता है, तब वो नॉन फाइनाइट होता है. मगर यहाँ पर हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फाइनाइट है और ये परफेक्ट सेंटेंस बनाएगा, तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 8. We are interested in purchasing new washing machine since it has many features unavailable in conventional washing machines. See, जब मैं आपको लेक्चर का एंड पोर्शन बता रहा था तो मैंने आपको एक एरर बताया था कि पार्टिसिपल या जिरंड का यूज हम नाउन या एडजेक्टिव के प्लेस पर तभी करेंगे जब उसकी रिक्वायरमेंट हो. अगर नाउन के प्लेस पर कोई वर्ब, कोई कार्य करने का हो, बोध हो, तभी आप जिरंड का यूज करेंगे, तभी आप इन्फिनिटिव का यूज करेंगे. अगर आपको एडजेक्टिव की प्लेस पर किसी कार्य करने का बोध हो, तभी आप पार्टिसिपल का यूज करेंगे. फाइन. आप सेंटेंस की मीनिंग देखिए. वी आर इंटरेस्टिंग अगर आपने बोल दिया, इसका मतलब हम रुचिपूर्ण हैं. द बुक इज इंटरेस्टिंग. फाइन. तो इसका मतलब यहां पर नॉर्मल एडजेक्टिव अगर आप यूज करेंगे तो उसकी मीनिंग कुछ और चली जा रही है. और मीनिंग आपको चाहिए कि हम नई वॉशिंग मशीन को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, कि इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टेड है. तो यहां पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज होना चाहिए. आपको पता है ऑक्सिलरी वर्ब आर के बाद एडजेक्टिव भी यूज होता है और ऑक्सिलरी वर्ब आर के साथ नॉर्मल प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी यूज होता है. मगर यहां पर स्ट्रक्चर एडजेक्टिव मांग रहा है, और कौन से फॉर्म का एडजेक्टिव मांग रहा है? पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म का. फाइन. क्वेश्चन नंबर 9. Though the police have been unable to nail the guilty, their investigations have completely ruled out the possibility of outsiders have killed the man and his wife. सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, मगर आपको देखना है कि सेंटेंस की मीनिंग भी निकलनी चाहिए. Though the police have been unable to nail the guilty, यद्यपि पुलिस जो अपराधी है उसको पकड़ने में नाकामयाब रही. Their investigations have completely ruled out, मगर उनके जो इन्वेस्टिगेशन थे उसने संपूर्णतया समाप्त कर दिया, हटा दिया, रूल्ड आउट कर दिया. द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटसाइडर्स, क्या यूज कर दिया? कि
आउटसाइडर्स की संभावनाएं, हैव किल्ड द मैन एंड हिज वाइफ। अब यहां पर पॉसिबिलिटी ऑफ आउटसाइडर्स से सेंटेंस चल रहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ आउटसाइडर्स, और उसके बाद उन आउटसाइडर्स की व्याख्या करनी है। फाइन। और उन व्याख्या के लिए क्या बोलेंगे, पॉसिबिलिटी ऑफ आउटसाइडर्स हैविंग बीन हैविंग किल्ड द मैन एंड हिज वाइफ, कि कोई भी संभावना नहीं थी कि किसी बाहरी व्यक्ति ने इन लोगों का मर्डर किया है। सेंटेंस को आप अलग तरीके से बोलिए तो क्या हो जाएगा, द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटसाइडर्स हैविंग किल्ड द मैन एंड हिज वाइफ हैव बीन कंप्लीटली रूल्ड आउट बाय द पुलिस। फाइन। तो यहां पर ये हैव जो है ये परफेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड की जरूरत नहीं है। यहां पर ये सेंटेंस में वर्ब की प्लेस ही नहीं आ रही है और ये सेंटेंस में एडजेक्टिव की प्लेस है। फाइन। सेंटेंस को एक दो बार ध्यान से देखना, हिंदी निकालना तो आपको समझ में आ जाएगा कि एडजेक्टिव की प्लेस। फाइन। हैविंग सीन द मैन आई केम आउट ऑफ द हाउस, हैविंग किल्ड द मैन एंड द वाइफ। तो यहां पर हैव किल्ड की जगह हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना था क्योंकि ये एडजेक्टिव की प्लेस थी। 10th पे आ जाओ। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मेनी पीपल गेट एडिक्टेड टू, मैंने आपको साफ साफ लिखाया हुआ है, गेट एडिक्टेड टू व्हाट। अब जो ये जगह है ये क्लियर जिरंड की होनी चाहिए, पार्टिसिपल फॉर्म की नहीं होनी चाहिए, नाउन की प्लेस है। गेट एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग नाउडेज। 11th पे आ जाइए। आई ऑलवेज रीसेंट माई ब्रदर वॉन्डरिंग अबाउट एंड डूइंग नथिंग। मैं हमेशा रिसेंट करता हूं। किस बात पर रिसेंट करते हैं, अपने भाई इधर उधर टहलना और कुछ न करना। भाई इधर उधर टहलना, क्या आपको लग रहा है कोई मीनिंग आ रही है, क्या आपको लग रहा है बोलना चाहिए भाई का इधर उधर टहलना। फाइन। हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि पॉजिटिव केस के साथ हमेशा जिरंड का यूज होगा। फाइन। और यहां पर ब्रदर को आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पॉजिटिव केस में लाना पड़ेगा, माई ब्रदर्स वॉन्डरिंग अबाउट। याद कीजिए क्लास में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत बार डिस्कस किया है। माई फादर डज नॉट लाइक माई गोइंग टू द सिनेमा। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, ये सब क्वेश्चन इजी है। यू शुड ऑलवेज एम टू, फिर आपका फ्रेजल वर्ब आ गया, यू शुड सहायक क्रिया, ऑलवेज एडवर्ब, मेन वर्ब की प्लेस पर क्या आ गया, एम टू। एम टू एक फ्रेज है जो कि प्रेपोजिशन से एंड हो रहा है, तो उसके बाद आपको क्या चीज देनी है, जिरंड। एम टू अचीविंग हायर गोल टू सक्सीड इन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 13, आई होप आप मेरे साथ मेरी पेस के फॉलो कर पा रहे हैं। नहीं भी कर पा रहे हैं अगर, तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझको क्वेश्चंस भेज सकते हैं व्हाट्सएप में अपने अपने ग्रुप में, और उसके बाद मैं आपको फिर सॉल्व करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13, द सिविलियंस वेर प्रोहिबिटेड। सी, प्रोहिबिटेड का एक प्रेपोजिशन का जोड़ा फ्रॉम भी होता है, मगर अगर आपने प्रोहिबिटेड फ्रॉम किया तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाएगा और तब आपको करना पड़ेगा अटेंडिंग, तो भी एरर सेकंड पार्ट में ही रहेगा। आप सेंटेंस को केवल प्रोहिबिटेड तक भी फिनिश कर सकते हैं, बिना फ्रेजल वर्ब के भी सेंटेंस बनाया जा सकता है, और हो सकता है द सिविलियंस वर प्रोहिबिटेड। फाइन। सो द प्रोहिबिटेड, रोके गए, किस चीज से रोके गए, टू अटेंड। तो मेरे हिसाब से इसको फ्रॉम अटेंडिंग भी कर सकते हैं, मगर क्योंकि टू अटेंड भी कर सकते हैं और इस स्ट्रक्चर से भी सेंटेंस को बनाया जा सकता है, इसलिए मेरा आंसर तो इसमें नो इंप्रूवमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू केयरफुली कैरी द बैग बिकॉज इट कंटेन्स फ्रेजाइल
मटीरियल, यू हो गया सब्जेक्ट, आर हो गया वर्ब, रिक्वेस्टेड हो गया मेन वर्ब, आर हो गया ऑक्सिलरी वर्ब. यू आर रिक्वेस्टेड फॉर व्हाट? टू कैरी. और आपने टू कैरी जो इन्फिनिटिव है उसके बीच में उसका लगा दिया एडवर्ब, टू केयरफुली कैरी. जबकि आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे, टू कैरी केयरफुली. फाइन. अगर आप इन्फिनिटिव के बीच में एडवर्ब लगा रहे हैं तो इसको टेक्निकली बोलते हैं स्प्लिट इन्फिनिटिव. और स्प्लिट इन्फिनिटिव को लेकर अलग अलग ग्रामेटिस्ट का अलग अलग कहना है. ज्यादातर ग्रामेटिस्ट का कहना है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक स्प्लिट इन्फिनिटिव का यूज नहीं करना चाहिए, और हमेशा एडवर्ब को बाद में लिखना चाहिए, या पहले भी लिख सकते हैं, और इन्फिनिटिव को अपना पूरा पूरा टू के साथ V1 लिखना चाहिए. तो मेरे हिसाब से क्योंकि स्प्लिट इन्फिनिटिव का कंसेप्ट बहुत वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है, जो जिसने भी ये क्वेश्चन को बनाया होगा उसने एरर दिया होगा कि कर दो टू केयरफुली, सॉरी टू कैरी केयरफुली. फाइन. सो आई वुड गिव द एरर. दो हो सकता है कुछ किताबें इसको एक्सेप्ट करें, मगर मैंने जैसे आपसे बताया कि स्प्लिट इन्फिनिटिव का कंसेप्ट वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है, तो अगर एसएससी में या कंपटीशन में आएगा तो आपको एरर देना चाहिए. और टू कैरी को एक साथ कीजिए, उसके बाद एडवर्ब लगाइए केयरफुली. क्वेश्चन नंबर 15. शी वॉज फॉरबिडन फ्रॉम मूविंग आउट विद हर फ्रेंड्स. सी, फॉरबिडन का प्रेपोजिशन का जोड़ा जनरली टू है. शी वॉज फॉरबिडन, उसको रोका गया. किस काम से रोका गया? टू मूव आउट विद हर फ्रेंड्स. फाइन. तो यहां पर आपको, क्योंकि फॉरबिडन फ्रॉम को फ्रेज नहीं बनाना, अगर फ्रेज बनाते तब तो आपको मूविंग को एक्सेप्ट करना पड़ता. जैसे इससे पहले अभी आपने देखा कि जिसमें मैंने आपको प्रोहिबिटेड बताया कि प्रोहिबिटेड फ्रॉम भी आप बना सकते हैं. फाइन. और प्रोहिबिटेड को केवल वर्ब में ही भी रख सकते हैं. मगर यहां पर अगर आप देखें तो आपको सेंटेंस बोलना पड़ेगा शी वॉज फॉरबिडन. शी वॉज फॉरबिडन, सेंटेंस खत्म, है ना. फिर क्या होगा? फॉरबिडन टू मूव आउट विद हर फ्रेंड्स, तो आपको एरर देना पड़ जाएगा. 16. ही कांट टॉलरेट एनीबडी, कांट हेल्प, कांट स्टैंड, कांट टॉलरेट. इस कंटेक्स्ट के चीजों को मैंने आपको लिखाया है. इसके बाद आपको बोलना चाहिए ही कांट टॉलरेट एनीबडी टॉकिंग नॉनसेंस. एनीबडी टॉकिंग नॉनसेंस. तो माय आंसर इज नो इंप्रूवमेंट. सेंटेंस इज करेक्ट. बीइंग वेरी ऑफन इल एंड फ्रीक्वेंटली एब्सेंट. देखिए सेंटेंस बीइंग से स्टार्ट हो रहा है. बहुत ध्यान दीजिएगा इस कंसेप्ट का. डैंगलिंग और अनअटैच्ड पर बहुत ही सारे क्वेश्चंस रहते हैं इसमें. बीइंग वेरी ऑफन इल एंड फ्रीक्वेंटली एब्सेंट, अगर इसके बाद वर्ब चल रहा होता तब तो हम उसको जिरंट की कंटेक्स्ट में लेकर जाते, मगर इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आया है, इसका मतलब ये पार्टिसिपल फ्रेज. ये बात आपको अब समझ में आ जानी चाहिए. पार्टिसिपल फ्रेज को आपको देखना है कि वो डैंगलिंग या अनअटैच्ड नहीं होना चाहिए, मगर मुझको साफ साफ दिख रहा है कि ये बिल्कुल भी डैंगलिंग या अनअटैच नहीं है, क्योंकि ही की ही व्याख्या है कि वो अक्सर बीमार रहता था और अक्सर एब्सेंट रहता था. फिर ही के बाद अब सेंटेंस को आपने आगे सहायक क्रिया से चलाया. He had no opportunity to finish his work. उसको अपना काम करने का कोई मौका नहीं मिला. और to do much of it, या उसका कुछ हिस्सा भी या कुछ बड़ा हिस्सा भी नहीं कर पाया. So I would accept as no error as the correct answer. दो इस क्वेश्चन को मुझे याद आ रहा है कि मॉर्निंग क्लास में ही आप लोगों ने मुझसे पूछा है, मुझसे डिस्कस किया है, और मुझको ये भी याद आ रहा है कि स्टूडेंट्स ने इसमें मुझे फोर्थ पार्ट में आंसर बताया था, क्योंकि मुझको क्लासेस की चीज़ें याद रहती है. फोर्थ पार्ट में आपने मुझे किसी भी स्टूडेंट ने कहा था, मगर क्योंकि इन क्वेश्चंस को मैंने पर्सनली देखा हुआ है एंड आई एम स्टिकिंग टू माय वर्ड्स, द आंसर हैज टू बी नो इम्प्रूवमेंट. फाइन. उसके बाद भी अगर कोई चीज़ें होंगी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो. 18.
टेकिंग टी ही वेंट टू द ऑफिस एंड डिस्पोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी, सेंटेंस को जिरेंट से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि नाउन की प्लेस पर होता है। आपने देखा होगा कि सेंटेंस को प्रेजेंट पार्टिसिपल से, परफेक्ट पार्टिसिपल से स्टार्ट किया जाता है, मगर कभी कभी सेंटेंस की मीनिंग में कंप्लीटनेस लाने के लिए उसके साथ कुछ अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग होना जरूरी होता है। जैसे हिंदी देखिए, टेकिंग टी ही वेंट टू द ऑफिस एंड डिस्पोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क। अगर आप केवल टेकिंग से सेंटेंस को देखिएगा तो इसका मतलब ये काम समाप्त नहीं हुआ है, चल रहा है। फाइन। और आपको क्या बोलना है, चाय पीते हुए या पीती हुई चाय, कोई कंटेक्स्ट नहीं आ रहा, वो ऑफिस गया और उसने अपना सारा काम पूरा कर लिया। क्या आपको बोलना चाहिए, चाय पीने के बाद वो ऑफिस गया और उसने अपना काम पूरा कर लिया। तो अगर आपको इसको पार्टिसिपल से बनाना है तो डियर आपको परफेक्ट पार्टिसिपल ही लगाना पड़ेगा और हैविंग टेकन टी कर दो। या अगर आपको पार्टिसिपल फॉर्म का यूज नहीं करना है, मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज नहीं करना है और प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही सेंटेंस को आगे चलाना है, तो भी आप चला सकते हैं, मगर तब आपको सपोर्टिंग वर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। आफ्टर टेकिंग टी या बिफोर टेकिंग टी, चाय पीने से पहले ही चला गया या चाय पीने के बाद। तो या तो आप आफ्टर टेकिंग टी कर लो या हैविंग टेकन टी करना पड़ेगा। फाइन, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्लास में कई बार ये कंसेप्ट डिस्कस हुआ है। नथिंग बट के बाद जिरन, ही डज नथिंग बट finding faults in others and laugh at them. wait यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। सी, नथिंग बट के बाद जिरन का यूज भी करेक्ट है और बेयर इन्फिनेटिव का यूज भी करेक्ट है। पैरेलल स्ट्रक्चर, अभी इससे पहले इस चीज को मैंने आपको पहले भी कहा है, पैरेलल स्ट्रक्चर है। देखिए, एंड दूसरा कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस से बराबर का सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, बराबर का क्लॉज स्टार्ट हो रहा है और बराबर के क्लॉज में फिर आपको मिल रहा है लाफ। तो लाफ तो जिरन फॉर्म नहीं है, अपना बेयर इन्फिनेटिव है। इसका मतलब आपको भी यहां पर बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म से ही सेंटेंस को करेक्ट करना पड़ेगा। ही डज नथिंग बट फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स एंड लाफ एट देम। लाफिंग, फाइंडिंग ये भी कर सकते हैं, फाइंड, मगर तब आपको दो पार्ट में एरर करना पड़ेगा, इसलिए फिलहाल आपको फाइंड फॉल्ट्स को करो और इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव को हटाकर बेयर इन्फिनेटिव से सेंटेंस को बनाओ। क्लियर? 20 गोइंग टूवर्ड्स देम with some cups of tea in the tray, somebody knocked at the door. Going towards them with some cup of tea in the tray. इस चीज को ध्यान से देखिएगा, आपका जो पार्टिसिपल फ्रेज है वो गोइंग से शुरू हो रहा है और ट्रे तक समाप्त हो रहा है। अब आप ट्रे के फौरन बाद देखिए somebody लिखा हुआ है, इसका मतलब नाउन फॉर्म है, ठीक है, नाउन फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिर आपको देखना है ये डैंगलिंग नहीं होना चाहिए, और डैंगलिंग हो गया क्योंकि फिर ये somebody की व्याख्या कर देगा। तो somebody की व्याख्या कर देगा तो फिर मतलब हो जाएगा कि एक ही समय पर कोई आदमी उनकी तरफ जा भी रहा है और हाथ में चाय लेकर और चाय की ट्रे लेकर और दरवाजे को खटखटा भी रहा है। इसका मतलब कि कोई दूसरा आदमी है जो कि गोइंग टूवर्ड्स देम विद सम कप ऑफ टी इन द ट्रे है और उसके बाद somebody कोई और आदमी है, तो आपको अलग करना पड़ेगा इसको। तो इसके तुरंत पहले या तुरंत बाद इसका करेक्ट नाउन या प्रोनाउन वाला कंसेप्ट बार बार बता चुका हूं, तो आप कर दीजिए कि while Ram was going towards them with some cup of tea in the tray, सेंटेंस हो गया, डैंगलिंग नहीं रहा, राम इसका करेक्ट नाउन हो गया। फिर अब आपका सेंटेंस दूसरा हुआ somebody knocked at the door, तो somebody को आपने अलग करके दूसरा पार्ट बनाया, ठीक है।
इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है अन इंग्लिश में, और इसको फिर से देखो। आपको मैंने बताया था कि एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म दोनों होता है। फाइन, टू डू, टू बी डन, टू डू एक्टिव, टू बी डन पैसिव। 21 में बोल रहा है वी एडवाइज हिम टू गेट मैरी, सॉरी आई एम सॉरी, आई वाज, पहले मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूं। वी एडवाइज हिम टू मैरी हिज डॉटर। अगर आपने इस सेंटेंस को बोल दिया डियर, तो स्ट्रक्चर तो करेक्ट है, मगर मीनिंग बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और मीनिंग हो जाएगी कि हमने उसको सलाह दिया कि वो अपनी लड़की से शादी कर दे, कि अपनी लड़की से शादी कर ले। तो लड़की से शादी कर ले कि लड़की की शादी करा दे। फाइन, तो टू मैरी को एक्टिव फॉर्म में नहीं रखना चाहिए, टू गेट हिज डॉटर मैरिड, है ना। गेट आप जानते हैं बी के जगह हैव या गेट का यूज भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है। फाइन, 22 मैं यहां पर रोककर अपनी बात को आप कवर करूं। मैं अखिल सर से डिस्कस कर रहा था और अखिल सर ने मुझको बताया कि सर कुछ लोगों का उनके पास मैसेज गया है कि उनको नॉन फाइनाइट का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको शुरुआत में ही जब टॉपिक को स्टार्ट किया था तो ये कहा था कि आप ही ने डिमांड किया है नॉन फाइनाइट की, और नॉन फाइनाइट एक थोड़ा सा एडवांस लेवल का कंसेप्ट है। जो स्टूडेंट्स मुझसे क्लासेस में नॉन फाइनाइट एक बार या दो बार पढ़ चुके होंगे, उनको तो इस ऑनलाइन लेक्चर के हिसाब से समझ में आया होगा, बल्कि मेरे हिसाब से ज़्यादा समझ में आया होगा, क्योंकि क्लास में मैं इतना लिखाता नहीं हूँ जितना मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में अपने हाथ से लिख कर दे दिया। मगर ये बात समझ में आती है मुझको कि जब जिसका अगर बेसिक क्लियर नहीं है और आप सीधे उसको नॉन फाइनाइट पढ़ा रहे हैं तो उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसके बाद मैं हो सकता है आप लोगों से डिस्कस करूं भी, या मेरे तो दिमाग में है कि मैं टेंसेस से स्टार्ट करूंगा, दैट विल बी लुकिंग आफ्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। मगर हम अगला लेक्चर जो आपको लेंगे, जो आपका एवी बनाएंगे, वो ऐसे टॉपिक को लेंगे जो कि इंट्रोडक्टरी टॉपिक हो, आपको सबको समझ में आए, और उसका एक बेस लेवल से लेकर उसको एडवांस लेवल तक जाएंगे, ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी क्लास समझ में आए और जो एडवांस स्टूडेंट हैं उनको भी लगे कि हाँ उनको कुछ और भी इंटरेस्टिंग मिल रहा है। फाइन, तो नॉन फाइनाइट से थोड़ा सा बेयर कीजिए, और ये 120 प्लस वाले स्टूडेंट्स को फोकस करके मैंने बनाया था। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि एक एडवांस लेवल है, और जब मैं अपना दूसरा बेसिक टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो होप आपको समझ में आए। Question number 22. The eminent journalist expressed his helplessness in making the seminar to be held in the university premises. सेम वही, यहां पर एक्टिव फॉर्म में चाहिए था पार्टिसिपल, तो यहां पर पैसिव फॉर्म में दे दिया। और कैसे क्लियर हुआ मीनिंग देखिए, एक मशहूर जर्नलिस्ट ने एक्सप्रेस किया, जाहिर किया अपनी हेल्पलेसनेस, कि वो कुछ नहीं कर सकता है, वो इस काम को करने में अक्षम है। इन मेकिंग द सेमिनार, किस चीज को अक्षम है? सेमिनार को करने में, यूनिवर्सिटी के प्रीमाइसेस में करने में, है ना। टू होल्ड, फाइन, टू होल्ड द सेमिनार। फाइन, 23rd. She stole something from my room and hid it in her recently got sari. So I can't tell you anything about the stolen thing unless or until I check the room. इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और इस जो एरिया का क्वेश्चन है वो एक ही दो जगह इस्तेमाल होता है। फाइन, याद कीजिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है हैंग और हैंग्ड। फाइन, हैंग और हैंग्ड, हैंग का सेकंड फॉर्म हंग है। फाइन, आई एम सॉरी, हैंग, हैंग्ड और हंग। फाइन, मगर उसी तरीके से गेट का सेकंड फॉर्म गॉट है, इसमें कोई शक नहीं है, और थर्ड फॉर्म भी उसका गॉट है। मगर पार्टिसिपल फॉर्म अगर रिक्वायर की मीनिंग में आए, रिक्वायर की मीनिंग में, कोई चीज पाने की मीनिंग में, कोई चीज अक्वायर करने की मीनिंग में, तो उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म गॉट नहीं गॉटन होना चाहिए।
फाइन, मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि जाओ मेरे लिए एक पेन ले आओ, फाइन, तो मैं क्या बोलूंगा? गेट मी अ पेन, गेट मी अ पेन, फाइन। यहां वाला गेट जो है ये मेरे लिए एक पेन ले आओ। मगर अगर मुझे कोई चीज मिली, मुझे अगर कोई चीज मिली, उसका जो सेकेंड फॉर्म है वो है गॉट, मगर उसका जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वो जब आप लगाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब जब आप किस प्लेस पर लगाएंगे? एडजेक्टिव की प्लेस पर लगाएंगे, वर्ब की फॉर्म नहीं, फाइनाइट की तरह नहीं। जब नॉन फाइनाइट की तरह बोलेंगे तो याद रखिएगा कि गेट का नॉन फाइनाइट फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल क्या है? गॉटन है, फाइन, ओके। तो यहां पर गॉट की प्लेस पर रिसेंटली गॉटन सारी, रिसेंटली हो गया एडवर्ब, गॉटन हो गया एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फाइन, और सारी इज अ नाउन। वाई टू पे, वाई, फाइन। जब भी आप सेंटेंस वाई से स्टार्ट करेंगे, वाई तो इंफिनिटिव नहीं, वाई पे मोर फीस एट अदर इंस्टीट्यूशन, फाइन। या तो आप ऐसे बोलिए वाई आर यू पेइंग फी, या तो बोलिए वाई आई हैव टू पे, तब तो सेंटेंस करेक्ट। तो आप ऐसे कीजिए, ऐसे भी ठीक कर सकते हैं, वाई आई हैव टू पे सेंटेंस में और शब्दों का यूज कीजिए क्योंकि हैव के साथ टू लगता है, फाइन। या सेंटेंस को आप दूसरा फॉर्म ही ले आइए, वाई आई एम पेइंग मोर फीस। मगर अगर आप वाई के फौरन बाद नाउन फॉर्म का यूज करेंगे तो आपको इन्फिनिटिव नहीं, बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म का करना पड़ेगा। ये सब आपको डियर याद करना है और प्रैक्टिस करनी है, इसलिए नॉन फाइनाइट, इसलिए प्रैक्टिस का पोर्शन है। बहुत सी बातें हैं छोटी छोटी, महीन महीन, और ये आप अपने एक्सपीरियंस से कवर अप करते हैं, इसलिए थोड़ा सा लोगों को प्रैक्टिकली ये कंसेप्ट मुश्किल लगता है। 25 में मैं जल्दी कर दूंगा। हैविंग के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कोई फॉर्मेट अंग्रेजी में है ही नहीं, इसलिए उसको स्ट्रेट अवे एरर देना है, आगे आपको पढ़ना भी नहीं। 26 जज एवरीथिंग इन द लाइट ऑफ what the leaders of the bold parties had said। यहां तक अगर आप सेंटेंस को लिखिए तो सेंटेंस की मीनिंग करेक्ट, फाइन। मगर यहां पर ये जज किस सेंस में आएगा? वर्ब के सेंस में आएगा। जज करो, जज, जज का मतलब क्या हो जाएगा? जज करो हर चीज को उस रोशनी में जो कि दोनों पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा है। यहां तक तो सेंटेंस करेक्ट है, मगर सेंटेंस जज के बाद फिर सेंटेंस सेट के बाद क्या आ रहा है? द जज केम टू द कंक्लूजन। इसका मतलब ये जज की व्याख्या करने के लिए सेंटेंस है, इससे पहले वाला। और व्याख्या अगर करनी है तो आपको बेयर इन्फिनिटिव, मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बताया होगा कि बेयर इन्फिनिटिव का यूज सब्जेक्ट की प्लेस पर नहीं हो सकता। ये जगह है पार्टिसिपल की, फाइन। और करना पड़ेगा जजिंग एवरीथिंग इन द लाइट ऑफ what the leaders of both the parties had said, है ना। सेंटेंस को मैं आपको बता रहा हूं, आप सेंटेंस की मीनिंग को निकालिएगा अपने घर में बैठ के, उसको एक बार दो बार समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मुझसे आप फिर पूछ सकते हैं। 27 स्कूल ऑफर्स मेनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग हेल्पफुल पीपल, फिर पैरेलल स्ट्रक्चर, मीटिंग हेल्पफुल पीपल, कॉमा, रीडिंग यूजफुल बुक, कॉमा, एंड आपने डायरेक्ट समझ ही लिया होगा ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, फाइन। 28 हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग के साथ हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रेट अवे रॉन्ग कर दीजिए। डेयर्स का कंसेप्ट मैंने आपको नीड और डेयर का कंसेप्ट लिखाया हुआ है कि नेगेटिव सेंटेंस में नीड और डेयर अपने साथ जो है वो टू लेता है, फाइन। सॉरी, नेगेटिव सेंटेंस में डेयर और नीड अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव लेता है, बेयर इन्फिनिटिव। यहां पर सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। 29 शी डेयर्स, और डेयर्स के बाद आपको क्या देना पड़ेगा? इन्फिनिटिव। शी डेयर्स टू अपोज हर हस्बैंड, वो अपने पति का अपोज करने पर, विरोध करने में डरती। 30 सेम वही चीज जो भी मैंने आपसे कहा, डेयर नॉट, डेयर नॉट के बाद बेयर इन्फिनिटिव,
she dares not tell me what happened last night. Is it clear? Okay. Now coming to the sentence improvement portion. इस पोर्शन को जब मैं देख रहा था तो मुझको रियलाइज हुआ कि हाँ, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने आपके एक कलीग को ही कहा था कि मैं जब तक नॉन फाइनाइट पढ़ा रहा हूं तब तक तुम अलग अलग सोर्सेस से नॉन फाइनाइट के क्वेश्चंस को ढूंढकर मुझको भेजो। तो उस स्टूडेंट ने, लगता है कुछ बहुत हाई स्टैंडर्ड के एरिया से, मुझको जहां तक लग रहा है ये टोफल और आइलेट्स के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं जो आए हैं, मगर अब आए हैं और हम लोगों ने पीडीएफ फॉर्म में देख भी लिया है, तो हम लोग को डिस्कस करना ही करना है। थोड़ा सा ऑनलाइन डिस्कस करने में हो सकता है कि क्योंकि ज़्यादा है, सबके चार चार ऑप्शंस हैं, चारों के ऑप्शंस लंबे लंबे हैं, अब सबका हिंदी निकालना और ऐसा करना में थोड़ा सा हो सकता है कि कंसेप्ट बीच में टूट जाए। मगर अगर आपने घर में एक बार दो बार उसको पढ़िएगा, अच्छे से हिंदी निकालिएगा, अच्छे से समझिएगा, फिर सुनिएगा कि मैं हर के बारे में क्या क्या बोल रहा हूं, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। फाइन, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। डिनाउंसिंग इट एज एंटी डेमोक्रेटिक, डिनाउंसिंग इट एज एंटी डेमोक्रेटिक। सेंटेंस स्टार्ट हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल से। बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर वो पार्टिसिपल फ्रेज है, अगर वो पार्टिसिपल फ्रेज, तो डैंगलिंग नहीं होना चाहिए और उसका करेक्ट नाउन या प्रोनाउन उसके साथ होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि किसने इसको इस बात पे डिनाउंस किया, इस बात पे खंडन किया इसका कि वो एंटी डेमोक्रेटिक है, और उसके बाद तुरंत आ रहा है द लॉबी एक्ट। तो लॉबी एक्ट के बारे में ही बात हो रही है। क्या लॉबी एक्ट अपने आप को ही डिनाउंस कर सकता है कि वो एंटी डेमोक्रेटिक है? इसका मतलब ये सेंटेंस सीधे सीधे डैंगलिंग है, अनअटैच्ड है, तो नो इंप्रूवमेंट तो हो ही नहीं सकता। और आपको देखना है कि ये काम किया किसने है, तो ये काम क्रिटिक्स ने किया है। तो फिर आप सीधे सीधे ए को और डी को क्रॉस कर दीजिए, ये हो ही नहीं सकता। फाइन, सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा क्रिटिक से अटैच करने के लिए। अब आप सेंटेंस को देखिए, एक्सक्यूज मी, अब आप बी को देखो तो हो गया द क्रिटिक्स स्लैम्ड द लॉबिंग एक्ट। क्रिटिक्स ने क्या किया? स्लैम किया, आरोप लगाया, खंडन किया, उसको समाप्त हटा दिया। क्या कर दिया? लॉबिंग एक्ट को। इम्पोजिंग रिकॉर्डिंग लिमिट्स। अब आप देखिए, ये जो कॉमा लगाकर अगर आप बात कर रहे हैं, कॉमा लगाकर, तो कॉमा लगाकर अगर आपने बात किया तो आपका सेंटेंस, इसका मतलब क्रिटिक्स के अनुसार आगे बढ़ेगा। और ये इम्पोजिंग रिकॉर्डिंग लिमिट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ ट्रेड्स, एक्टिविटीज ऑफ ट्रेड यूनियन, ये क्रिटिक की बात आगे बढ़ेगी, क्रिटिक की बात आगे बढ़ेगी अगर आपने कॉमा लगाकर सेंटेंस को आगे बढ़ाया, क्योंकि क्रिटिक इसका नाउन है। फाइन, तो ये सेंटेंस फिर गड़बड़ हो गया, फिर गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहां पर आप जो बात आगे बढ़ा रहे हैं वो लॉबिंग एक्ट की बात आगे बढ़ा रहे हैं। फिर ऐसे में हमको किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी सेंटेंस का स्ट्रक्चर करने के लिए? रिलेटिव प्रोनाउन की, जिसके तुरंत बाद आएगा उसी के अनुसार आएगा, उसी की बात को आगे बढ़ाएगा। आप ध्यान से देखिए थर्ड को, द क्रिटिक स्लैम्ड द लॉबिंग एक्ट विच इंपोजेस। अब ये विच किसकी बात आगे बढ़ा रहा है? लॉबिंग एक्ट की। तो आई होप मैंने आपको बात को समझाया हो ठीक से। 32, long term risk is rarely taken by air quality indices into account. They also vary from place to place. एक एक करके स्टेप इसको ठीक कीजिए। देखिए, अगर आपने बोला लॉन्ग टर्म रिस्क इज रेयरली टेकन बाय एयर क्वालिटी इंडेक्स इनटू अकाउंट, और उसके बाद सेंटेंस आप स्टार्ट कर रहे हैं दे से, इसका मतलब लॉन्ग टर्म रिस्क जो है वो इस सेंटेंस का
सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि आपने प्रोनाउन से सेंटेंस को स्टार्ट किया है। और आप कह रहे हैं दे ऑल्सो वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और वो जगह टू जगह वेरी भी होता है। इसमें इसका मतलब इस सेंटेंस में आपने फिर इसको सही से इसका नाउन फॉर्म नहीं पकड़ा, क्योंकि दूसरा सेंटेंस दे से स्टार्ट हो रहा है और लॉन्ग टर्म रिस्क सिंगुलर है। मीनिंग वाइज अगर आप ध्यान से देखिएगा, अपने घर में जब कीजिएगा तो भी आपको नहीं समझ में आएगा और आपको लगेगा कि ये दे किसके लिए बात हो रही है, एयर क्वालिटी इंडाइसेस की बात हो रही है। इंडेक्स का प्लूरल इंडाइसेस, तभी तो प्लूरल के साथ दे चलेगा। तो आपको चाहिए एयर क्वालिटी इंडाइसेस। फाइन, अब आप देखिए आपका ए है एयर क्वालिटी इंडाइसेस रेयरली टेक लॉन्ग टर्म रिस्क इनटू अकाउंट, सेंटेंस करेक्ट है। रेयरली डू एयर क्वालिटी इंडाइसेस टेक द लॉन्ग टर्म रिस्क इनटू अकाउंट, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट है। आपने अगर रेयरली को, नेगेटिव एडवर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आए तो आपको इन्वर्जन लाना पड़ेगा, और ये सेंटेंस इन्वर्जन का एकदम करेक्ट फॉर्मेट है। सी नहीं हो सकता क्योंकि अभी आपने डिस्कस कर लिया दो लॉन्ग टर्म रिस्क इस, और हमको सेंटेंस दे से स्टार्ट करना है, तो लॉन्ग टर्म रिस्क को हम सब्जेक्ट मानकर स्टार्ट नहीं कर सकते। अब यहां के बाद आप बहुत ध्यान से एक बात को सुनिएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये क्वेश्चन हम लोगों के इस लेवल पे हम लोग एसएससी पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड का है। और यहां पर ये एरिया आ गया है पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्कर। तो मैं आपको एक रूल बता रहा हूं, उस रूल को बहुत ध्यान से लिखिए। फाइन, पहले मैं आपको रूल को बोल देता हूं इंग्लिश में, उसको उतार लो और उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। रूल लिखो, when joining two independent clauses without the use of a coordinating conjunction, when joining two independent clauses without the use of a coordinating conjunction, जब आप दो बराबर के क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं और उनके जोड़ने में किसी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब एंड, बट, और, व्हेन, वाई का यूज नहीं कर रहे हैं। A semicolon has to be used, not a comma। तो ऐसे में आपको जोड़ने के लिए कॉमा का यूज नहीं करना चाहिए। फाइन, और किसका यूज करना चाहिए, सेमीकोलन का, क्योंकि कॉमा जनरली ये माना जाता है कि आपने सेंटेंस की शुरुआत में ही किसी कंजंक्शन का यूज किया हुआ है। फाइन, और आप किसी कंजंक्शन का यूज यहां पर कर ही नहीं रहे, इसलिए आपको कॉमा का यूज नहीं करना चाहिए और सेमीकोलन का करना चाहिए। तो बच्चों ध्यान रखो कि ए और बी का स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्यों ए करेक्ट है, क्योंकि ए का एंड सेमीकोलन से हो रहा है और बी का एंड कॉमा से हो रहा है, इसलिए सेमीकोलन वाला करेक्ट आंसर होना चाहिए और ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाइए। The decision to pull the US out from the Paris Agreement by the President drew heavy criticism with the US and internationally, including China, which swiftly recommitted itself to the agreement forged with the previous administration. Fine. देखो पहले ही पार्ट में इसमें एक एरर आ रहा है प्रेपोजिशन का, जबकि इसमें नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन नहीं है। मगर नो इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो सकता, किसी चीज से किसी चीज को बाहर निकाला है। द डिसीजन टू पुल द यूएस आउट फ्रॉम द पेरिस, ये फैसला कि पेरिस को द डिसीजन टू पुल द यूएस आउट फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट, ये फैसला कि पेरिस समझौते से यूएस को अलग कर दिया जाएगा। तो आउट फ्रॉम नहीं होता, आउट ऑफ होता है, तो इसलिए फ्रॉम तो छोड़ दीजिए। फाइन, ए पर आ जाइए। द डिसीजन टू पुल द यूएस आउट ऑफ, अब ये करेक्ट हो गया, पेरिस एग्रीमेंट बाय द प्रेसिडेंट ड्रू हैवी क्रिटिसिज्म विद द यूएस
and internationally including China. फाइन, तो ये ऑप्शन ठीक जा रहा है। बी आइए, द डिसीजन बाय द प्रेसिडेंट टू पुल द यूएस आउट ओ डबल एफ ऑफ, आउट ओ एफ ऑफ होता है ना, डबल एफ ऑफ है, इसलिए बी वाला गलत हो गया। थर्ड, द प्रेसिडेंट्स डिसीजन, इसमें आपने अपोस्ट्रॉफी करके बोला, टू पुल द यूएस आउट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट drew heavy criticism within the US and internationally including China। ये स्ट्रक्चर भी करेक्ट है। ए स्ट्रक्चर करेक्ट हुआ अब तक, सी स्ट्रक्चर करेक्ट हुआ। डी, द प्रेसिडेंट्स डिसीजन टू पुल द यूएस आउट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ड्रू हैवी क्रिटिसिज्म विदिन द यूएस एंड इंटरनेशनली इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग इन चाइना। आई डोंट थिंक ये फॉर्मेट होगा, इनका यूज नहीं होगा। अब आपका बचा ए और सी। याद कीजिए, आपने एक्टिव पैसिव में भी ये किया हुआ है, बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सब्जेक्ट की प्लेस पर हम प्रिफर करते हैं, सब्जेक्ट की प्लेस पर हम प्रिफर करते हैं कि वो अपने पॉजिटिव फॉर्म में ना आए, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर पॉजिटिव फॉर्म में लिखना प्रिफर करते हैं। तो मेरा आंसर इसमें ए है, जो कि करेक्ट है। आ जाइए 34 पर। Being an industry expert, I was hoping if there were some tips you can give me on how to succeed as an entrepreneur। इसमें दो एरर। पहला तो आपने देखा होगा कि ये सेंटेंस बीइंग से स्टार्ट हो रहा है, फिर तुरंत देखना है कि डैंगलिंग वाला कंसेप्ट, आपने आई लगाया, इसका मतलब आप ही इंडस्ट्री के एक्सपर्ट भी हैं और आप ही जो है कुछ टिप्स भी मांग रहे हैं। फाइन, तो ये गड़बड़ हो रहा है। इंडस्ट्री का एक्सपर्ट किसी और को बनाना पड़ेगा और आप टिप्स मांगिए, तो इसलिए पहले चीज तो ये डैंगलिंग का कंसेप्ट आ गया, वो गड़बड़। दूसरा, आई वॉज होपिंग इफ, इस बात को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। होपिंग, मैं आशा कर रहा था, आगे क्या होगा, क्या आशा कर रहे थे आप, तो होपिंग के बाद हमेशा नाउन क्लॉज आएगा, ना कि इफ क्लॉज, हमेशा नाउन क्लॉज जो कि दैट से स्टार्ट होता है और भी बहुत चीजों से स्टार्ट होता है। फाइन, तो आपको सेंटेंस होपिंग के साथ इफ से स्टार्ट नहीं करते, तो फिर नो इंप्रूवमेंट का तो कोई गुंजाइश ही नहीं। पहला, बीइंग एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट आई, फिर डैंगलिंग वाले पोर्शन को ठीक नहीं किया इन्होंने, एरर। एज यू आर इंडस्ट्री एक्सपर्ट, अब देखिए यहां तो इन्होंने इस वाले पोर्शन को ठीक कर दिया, क्योंकि इन्होंने पहले पार्ट में एज यू आर इंडस्ट्री एक्सपर्ट कर दिया, क्योंकि तुम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हो, तुम ले आए, यू ले आए, तुम हो। मगर फिर होपिंग के साथ इफ को नहीं किया, एक पोर्शन को ठीक किया और होपिंग के साथ नाउन क्लॉज का यूज नहीं किया, तो एरर, छोड़ दो, बी भी गलत। थर्ड, बीइंग दैट यू आर एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट, फिर ठीक किया, बीइंग दैट यू आर एन एक्सपर्ट, ये वाला पोर्शन ठीक कर दिया, फिर होपिंग के साथ इफ का यूज, इसलिए गड़बड़। और डी को अगर आप पढ़ें, एज यू आर एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट, इस वाले पोर्शन को भी ठीक किया। आई वॉज होपिंग दैट यू कुड गिव मी सम टिप्स। फाइन, तो होपिंग के बाद नाउन क्लॉज यूज किया है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। 35 क्वेश्चन पर आइए। फाइटिंग a rising tide of illegal fishing, 4 boats poaching sea cucumbers and other marine life caught in their waters have been set on fire by the island nation। दो चीज गड़बड़, हिंदी देखोगे तो ठीक होगा। पहली बात, फिर ये डैंगलिंग है, कौन फाइट कर रहा है, कौन फाइट कर रहा है, जो बढ़ता हुआ इलीगल फिशिंग का फिशिंग है, जो बढ़ती हुई गैर कानूनी फिशिंग है, उसको कौन फाइट कर रहा है। 4 बोट फाइट कर रही हैं कि उसको आइलैंड नेशन फाइट कर रहे हैं, वो नेशन फाइट कर रहे हैं जो कि टापू में,
टापू के नेशन फाइट कर रहे हैं। इसका मतलब कि सबसे पहले तो इसको डैंगलिंग ठीक करो, और 4 बोट से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो हो ही नहीं सकता, तो नो इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, और 4 बोट से स्टार्ट हो रहा है बी, तो बी को काट दो। फाइन, अब आ जाओ ए पे। अब सेंटेंस आपका हो जाएगा फाइटिंग अ राइजिंग टाइड ऑफ इलीगल फिशिंग, जो बढ़ता बढ़ता जा रहा है गैर कानूनी फिशिंग करना, उसको फाइट करने में द आइलैंड नेशन ने क्या किया है सेट फायर, उसने गोली चला दी ऑन 4 बोट्स, 4 बोट्स पर, 4 बोट्स कॉट पोचिंग सी कुकम्बर्स, जो कि क्या करते पकड़े गए, सी कुकम्बर्स। सी कुकम्बर्स आप जानते हैं कि एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, पोचिंग आप जानते हैं गैर कानूनी शिकार को बोलते हैं, तो सी कुकम्बर्स और अदर मरीन लाइफ इन देयर वाटर्स। अगर हमने नाउन माना है आइलैंड नेशन, तो फिर ये देयर कैसे आ गया, तब तो यहां पर इट्स होना चाहिए। इट्स बहुत ही क्लियर है, प्रोनाउन से नहीं मैच कर रहा, इसलिए ए को भी छोड़ दीजिए। बी आइए, बी मैंने पहले छुड़वा दिया, 4 बोर्ड से स्टार्ट नहीं हो सकता। सी आइए, द आइलैंड नेशन हैज सेट फायर टू 4 बोट्स, आइलैंड नेशन ने 4 बोट्स पर गोली चला दी। कॉट पोचिंग सी कुकम्बर्स, जो कि सी कुकम्बर्स और दूसरे मरीन लाइफ जो हैं उनके पानी में, उनके जो समुद्र के एरियाज हैं उनमें कर रहे थे। इट्स आ गया, ये करेक्ट है। अगर आप डी को देखिएगा तो डी में भी देयर लिखा है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, एक्सक्यूज मी। (36) Pack your own fare so that you will be less apt to give into temptations when your tummy rumbles. Pack your own fare. जो जो चीजें तुमको पसंद है, जो जो चीजें तुम्हें खानी पसंद है, उनको खुद पैक कर लो, so that, ताकि you will be less apt, ताकि तुम less apt हो जाओ। apt मतलब होता है लायक, कम एप्ट हो जाओ, टू गिव इन टू टेम्पटेशन, कि तुम अपने टेम्पटेशंस में सरेंडर कर जाओ जब तुम्हारा पेट, योर टमी रंबल्स, रंबल करे, भूख के मारे रंबल करे। सी, पहली चीज तो गिव इन फ्रेज है, और गिव इन यहां पर किस मीनिंग में आ रहा है, सरेंडर, ताकि तुम लेस एप्ट हो जाओ, उस लायक ना रहो। किस लायक ना रहो, या उस लायक होना कम हो जाए कि तुम गिव अप कर दो, सरेंडर कर दो। सरेंडर का मतलब क्या हो जाएगा, टू गिव इन, तुम गिव इन कर दो। किस चीज पे गिव इन कर दो, टू टेम्पटेशंस, गिव इन टू टेम्पटेशन, अपने टेम्पटेशंस पर गिव इन करो। यहां पर टू के साथ गिवन नहीं है, टेम्पटेशंस नाउन है, इस बात का ध्यान रखना, गिव इन टू टेम्पटेशंस। तो मेरा आंसर होगा बी, मीनिंग हो जाएगी, आप लोग समझ ही गए होंगे, गिव इन टू इकट्ठा नहीं होगा, गिव इन इकट्ठा करोगे, गिव इन फ्रेज टू टेम्पटेशंस, अपने जो टेम्पटेशंस है, अंदर से जो इच्छाएं पैदा हो रही। करेक्ट आंसर होगा बी। 37 द डील इज कंटेस्टेड बाय कोसोवोस अपोजिशन पार्टीज, सेइंग इट सीड्स टेरिटरी टू मॉन्टीनीग्रो, अ क्लेम द गवर्नमेंट रिजेक्ट्स। बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन है, कई बातों का ध्यान देना है आपको। देखिए, आप सेंटेंस में अ क्लेम से स्टार्ट कर रहे हैं ना, अ क्लेम, आप बोल रहे हैं द डील, या आप सीधे देखो सेंटेंस, सीड्स टेरिटरी टू मॉन्टीनीग्रो, सीड्स टेरिटरी टू मॉन्टीग्रो, उसके बाद यह है अ क्लेम। तो अब सेंटेंस में फिर आप इस बात को करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये बात किसकी हो रही है, डील की। फाइन, जब ये आप बात डील की कर रहे हैं तो आपको सेंटेंस को ऐसे बोलना चाहिए कि द डील इज कंटेक्स्टेड बाय कोसोवोस अपोजिशन पार्टी। फाइन, फिर अभी मैंने आपसे बताया कि अगर आपने सेइंग सेंटेंस को आगे बढ़ा दिया, इसका मतलब ये कौन कह रहा है, डील।
अभी इस तरह का मैं आपको बात बता चुका हूं। फिर आपको अगर पार्टीज के बारे में आगे बात को पढ़ाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, रिलेटिव प्रोनाउन, विच से, जो कि क्या कहता है, इट सीड्स, कि ये रोकता है द टेरिटरी टू मॉन्टीग्रो। फाइन, सेंटेंस कॉमा लगा। अब सेंटेंस हुआ अक्लेम। अब ये अक्लेम द डील के अनुसार चल जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। थर्ड, हमेशा ध्यान रखिए कि जो मॉडिफायर्स हैं, मॉडिफायर्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब, वो हमेशा उनके ही पास रहेंगे जिनको वो मॉडिफाई कर रहे हैं। फाइन। और अगर आपको किसी के लिए बात को आगे बढ़ाना है और अगर आप वहां पर करेक्ट मॉडिफायर नहीं पा रहा है तो आप विच या रिलेटिव प्रोनाउन से उसको बढ़ाकर उसकी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। 38, दो डिस्पोजिंग ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट रिमेन्स अ कंसर्न। ठीक है, यद्यपि जो न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोज ऑफ करना, उसको समाप्त कर देना हमेशा एक कंसर्न रहा है, न्यूक्लियर प्लांट्स आर ऑफन सब्सिडाइज्ड। उसके बावजूद भी जो न्यूक्लियर प्लांट जो लगाए जाते हैं वो उनको सरकार सब्सिडी देती है, बिकॉज ऑफ द स्टडी, क्योंकि स्टडी और कार्बन फ्री पावर वो प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपने फ्री पावर प्रोवाइडेड किया तो कोई सेंटेंस ही नहीं हुआ, क्योंकि प्रोवाइडेड केवल कर दोगे तब तो ये बना सभी स्ट्रक्चर बैठ पाएगा जब ये पास पार्टिसिपल होगा, क्योंकि यहां पर कोई सेंस नहीं है, क्योंकि पास पार्टिसिपल व्याख्या करने का काम करेगा, एडजेक्टिव होगा। और क्या है, क्योंकि वो स्टडी लगातार और कार्बन फ्री पावर प्रोवाइड करते हैं, तो हो जाएगी बिकॉज ऑफ द स्टडी कार्बन फ्री पावर दे प्रोवाइड। फाइन, तो सेंटेंस होगा, मेरा आंसर होगा बी। फाइन, सेंटेंस बहुत आसान है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। 39 बहुत ही इजी